नमस्कार, आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विदर्भ क्षेत्र के गोसेखुर्द डैम प्रोजेक्ट का जायजा लिया। भंडारा जिले के अंदर पवरी तालुका में 22 साल पहले 1988 में गोसेखुर्द डैम के पहली नींव रखी गई थी। उस समय इस डैम की लागत 372 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 18,395 करोड़ हो चुकी है। आपको बता दें, लेकिन फिर भी डैम का काम पूरा नहीं हो पा रहा। आपको यह भी बता दें कि इस डैम का निर्माण पिछले 33 साल से चल रहा है। इस डैम के निर्माण में घोटाले में कई आरोप तत्कालीन सरकार पर लगे थे। तो सीएम ने जायजा इस डैम का लिया, क्यों नहीं बन पा रहा है इस बात को समझने की कोशिश की है। तो गोसेखुर्द डैम प्रोजेक्ट का जायजा सीएम ने खुद जाकर लिया। पिछली कई सरकारें अभी तक का इस डैम के प्रोजेक्ट को सॉल्व नहीं कर पाई हैं। फिलहाल भंडारा का ये मामला, सीएम ने गोसेखुर्द डैम प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। राज्यातली जी विकास कामं आहेत पूर्णपणे झालेली आहेत. जसं कोयनाला मी जाऊन आलो, त्याच्यानंतर आज मी गोसेखुर्दला येतोय. तर माझा असा मानस आहे की राज्यातली महत्त्वाची कामं आहेत, पूर्ण झालेली पण आणि पूर्णत्वाकडे चाललेली पण, त्यांची पाहणी करणं, जी पूर्ण झालेत त्यांना काय हवं नको ते विचारणं, आणि जी होऊ घातलेली आहेत ती लवकरात लवकर कशी होती त्याच्याकडे लक्ष देणं. तो वहीं कोरोना का ड्राई रन शुरू होने के बाद उसे अब खर्चे को लेकर उसकी चर्चा शुरू हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। पहिला डोस, दुसरा डोस कधी द्यावा, तारीख काय आहे, या सगळ्या बाबतीत अद्याप केंद्र सरकारने कुठलीही आपल्याला स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की आता यामध्ये साधारण किंमत आणि कोण खर्च करणार. तर याबाबतचा जो खर्च आहे तो खर्च एकतर केंद्र शासनानेच केला पाहिजे, फ्री दिलं पाहिजे, आणि ऑपरेशनल कॉस्ट जो येतो, मग ज्याच्यामध्ये कोल्ड चेन चालवण्याचा कॉस्ट असेल, ह्युमन रिसोर्सचा कॉस्ट असेल, म्हणजे मनुष्यबळाचा, ह्या सगळ्यांचा खर्च केंद्र सरकारने वॅक्सिनेशनचा कार्यक्रम हा त्यांच्या मॅन्डेट आहे असं आम्ही समजतो. त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी हा खर्च करावा अशी एक रास्त मागणी आमच्याकडून या निमित्ताने आम्ही निश्चित प्रकारे केलेली आहे. आमची अशी पण मागणी आहे की एका राज्याला एकच कंपनी जर दिली, म्हणजे ज्याच्यात समजा सिरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड आहे किंवा भारत बायोटेकचा कोवॅक्सिन आहे, तर यामध्ये एका राज्याला एक दिलं तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला डोस देणं, त्याचा रेकॉर्ड ठेवणं, ह्या सगळ्या गोष्टी एकाच वॅक्सिन असलं तर मदत होईल. पहिला डोस, दुसरा डोस कधी द्यावा, तारीख काय आहे, या सगळ्या बाबतीत अद्याप केंद्र सरकारने कुठलीही आपल्याला स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पुणे के पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्तालय को राज्य में एक गुणवत्तापूर्ण आयुक्तालय बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के पास बलिदान और बहादुरी की एक उज्जवल परंपरा है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पुलिस को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार पुलिस की तारीफ करते नजर आए। उसी दौरान की तस्वीर जिस कार्यक्रम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अजीत पवार। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुलिस की उस दौरान काफी तारीफ भी की और कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर भी चर्चा की।
पिंपरी चिंचवड शहर हे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करत असताना आमच्या पोलीस दलाला देखील स्मार्ट करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. त्याचा एक प्रयत्न या ठिकाणी स्मार्ट वॉचचं वाटप करून त्या ठिकाणी आपण केलेलं आहे. स्मार्ट वॉच बरोबर तो वहीं रायगढ़ के पनवेल के अंदर कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी गई. पनवेल महानगर पालिका के विपक्षी नेता प्रीतम महात्रे ने कोरोना ड्राई रन का जायजा लिया. केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आज महाराष्ट्र में 25 कॉरपोरेशन और 30 जिला में मेरे को लगता है कि कोरोना वैक्सीनेशन का आज ड्राई रन लिए जा रहे हैं और ये सच में बहुत अच्छी बात है. और इसका ही एक प्रयास कि पनवेल कॉरपोरेशन में आज हमारे जिला रुग्णालय में आरोग्य रुग्णालय में ये इसका ड्राई रन लिए जा रहा है. और मैं उधर खुद अपोजिशन लीडर करके मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं उधर जाके खुद उधर कैसे ये ड्राई रन लिया जाता है, इसका मैंने खुद आज जाके उधर देखा है. और बहुत अच्छे सा मुझे उधर आज दिखाई दिया कि डॉक्टर्स, नर्सेस और ड्राई रन लेने के लिए जो आज फर्स्ट जिनका नंबर है वो सब लेडी आज उधर मैंने खुद जाके देखा और कैसे लिए जाता है इसका भी एक मैंने उधर रास्ता देखा. और बहुत अच्छे सा उधर आज पनवेल कॉरपोरेशन ने उसका आयोजन किया गया था. और मैं एक बोलता हूँ कि पनवेल में जैसे करीबन 12 से 15 लाख लोग आज कॉरपोरेशन में हैं, तो जल्द से जल्द इन सभी लोगों को कैसे ये ड्राई रन के आगे जाके कैसे कोरोना वैक्सीनेशन ये मिलेगा, इसके लिए मेरा 100% प्रयास रहेगा. धन्यवाद. तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोविड सेंटर्स के डॉक्टर्स और समाज सेवियों को राजभवन में सम्मानित किया. इस मौके पर बंट संघ मुंबई और बिलसवा संस्था के लोगों को भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक पराग शाह, भारतीय विकास संस्था के अध्यक्ष योगेश दुबे, बंट संघ मुंबई के अध्यक्ष पद्मनाभ पयाड्डे भी मौजूद रहे. तो मिठाड़ी के भिवंडी के अंदर एक खाली बिल्डिंग के पानी की टंकी में बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई. बच्चा 25 नवंबर से लापता था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने भोईवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 25 तारीख से गायब हुआ है. आज फारूकी उसका नाम है, मैं उसका भाई हूँ. तो कैसे क्या आपको जानकारी मिली कि मतलब बच्चा अभी मैं 11 बजे घर गया तो मेरा दोस्त फ़ोन किया, मोहल्ले का ही था, तो बोला कि मतलब एक बॉडी मिली, आके चेक कर. तो गया, देखा तो मतलब ड्रेस से समझ में आ रहा है, फेस तो दिख नहीं रहा उसमें. अच्छा, इसके पहले जब गायब होते तो आप लोग ढूंढने के प्रयत्न किए थे? हाँ किए थे, पूरा देखे थे, लेकिन उधर साइड ध्यान नहीं गया जिधर. मिसिंग का कंप्लेंट कराए थे? हाँ वही दिन. तो वहीं रत्नागिरी जिले के मदन इलाके के अंदर जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र इलाके में भीषण आग लग गई. आग से इस क्षेत्र के अंदर हजारों एकड़ के आम और काजू की फसल नष्ट हो गई. वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया. जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर डीपी फटने की वजह से आग की वजह बताई जा रही है. तो वहीं थाने में मीरा रोड के एस कुमार गोल्ड और डायमंड्स ज्वेलरी पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जानकारी के मुताबिक 4 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आए थे और ज्वेलरी शॉप से गहने और रुपए लेकर फरार हो गए. वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है. बजे के करीब हमको जो सीसीटीवी के फुटेज मिले, इससे ये समझ में आ रहा है कि 4 लोग टोटल 2 बाइक पे आए. एस कुमार जो डायमंड और ज्वेलरी का शॉप है, पहले ज्वेलरी देखने के बहाने उन्होंने अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है ज्वेलरी शॉप के, उनको एंगेज किया. थोड़ी देर के बाद उन्होंने वेपन जो है पिस्टल निकालते हुए सीसीटीवी में देखा गया है.
उसके बाद उन्होंने जितना भी वहाँ पे ज्वेलरी थी जितनी वो बटोर सकते थे अगले 2-3 मिनट में उतनी उन्होंने बटोरी। बाहर आए, बाहर आने के बाद सीसीटीवी में जो फुटेज दिख रहा है उस हिसाब से एक बाइक लेके 2 लोग भाग गए और एक बाइक जो चालू नहीं हुई वो वहीं पे छोड़ दी है और वहाँ से वो पैदल भागते हुए निकल गए 2 बजे के करीब। तो वहीं सिंधुदुर्ग के कनकवली के अंदर भाजपा की ओर से कृषि कानून के समर्थन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली गई और इस रैली में चंद्रकांत पाटिल, नारायण राणे, विधायक नितेश राणे उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहते नजर आए कि देश में कृषि कानून का विरोध राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। कृषि कानून के समर्थन में ये रैली निकाली गई, ट्रैक्टर रैली। एक तरफ जहां देश में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे, दूसरी तरफ अब समर्थन में भी स्वर सुनाई देने लगे हैं। आणि त्यातही शेतकऱ्यांच्या नावाने बसलेले मोदींना विरोध करणारे ह्याच्यावर देशाचं धोरण ठरणार नाही। मी मोदीजींना आवाहन करेन की उद्या बोलणी आहेत त्या बोलण्यामध्ये कायदे हे दुरुस्ती करूनच मान्य झाले पाहिजेत। म्हणजे कायद्यामध्ये दुरुस्त्या करा पण कायदा रद्द करण्याचा मुद्दा कुठे येतो? तर देशातला म्हणजे तुम्ही मग सार्वमतच घ्यायला लागेल। पंजाबमधले मुठभर शेतकरी आणि हरियाणातले अगदी 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 मुठभर शेतकरी म्हणून हा कायदा वाईट आहे असं होणार का? देशातल्या अन्य राज्यातल्या शेतकऱ्यांना हा कायदा आपल्या फायद्याचा वाटतो, त्यामुळे आजही समर्थन रैली निकाली बात करी। तो पालघर जिले के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली 3 कंपनियों को एनजीटी की ओर से नोटिस जारी किया गया। दारापुर स्थित आरती ड्रग्स, बजाज हेल्थ केयर और मिमर्स दैनिक सरफेस केमिकल को क्लोजर नोटिस जारी किया गया है। इन तीनों कंपनियों में करीबन 500 मजदूर काम करते हैं। ये तीनों कंपनियां अपने रासायनिक केमिकल मिश्रित पानी नालों में प्रवाहित करती हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। तो वहीं पालघर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। पालघर शहर के अंदर माता बाल संगोपन केंद्र, मासवन में आश्रम स्कूल, साथ ही वसई विरार नगर निगम क्षेत्र के अंदर 3 स्थानों पर ड्राई रन संपन्न हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 25 और अन्य कर्मचारियों को इसके लिए चुना गया। कोरोना के निवारक का टीकाकरण के लिए पालघर जिले के अंदर पहले चरण में 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा। पालघर जिले में हेल्थ के 16,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए आज 3 जगह पे ड्राई रन ले रहे। ड्राई रन का मकसद है कि सबको सेंसिटाइज करना कि ये प्रोसीजर कैसे होगा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी चेक की जाएगी। जो इलेक्शन की धरती पे जैसा पोलिंग स्टेशन पे आइडेंटिटी चेक होती है, वैसे आइडेंटिटी पहले चेक होगी, फिर उनको वैक्सीन दिया जाएगा। उनको वैक्सीन के बाद कुछ होता है या वैक्सीन कब लेना है, दूसरा वैक्सीन, वो भी समझाया जाएगा। और अगर किसी को कुछ तकलीफ हो तो उनको आधा घंटा इधर ही रख के उसका फर्स्ट एड किया जाएगा। ये ट्रायल है, ड्राई रन है, इसमें 16,000 हेल्थ वर्कर्स को सेंसिटाइज किया जा रहा है, जो कि आगे जब ओरिजिनल वैक्सीन आएगा लोगों के लिए, तब ये कैंपेन मोड पे हमारे हेल्थ एम्प्लॉयज़ तैयार रहेंगे। सर, वैक्सीन रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई? हमारे वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है वो 10 डिग्री से कम टेम्परेचर में रखना ज़रूरी है। उसका इंडिकेटर भी है, अगर 10 डिग्री के ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो वैक्सीन में ये रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारे पास डीप फ्रीजर्स है, उसमें
ये वैक्सीन रख सकते हैं और जो आइस पैक से 6 से 8 घंटे ये वैक्सीन उसमें 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रहता है, तो ये पूरा प्रबंध किया है। शिरडी के साईं मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर बवाल मचा है। दरअसल शिरडी साईं प्रशासन की तरफ से मंदिर में आने वाले भक्तों को सभ्य कपड़े पहनकर आने का निर्देश दिया गया। भूमाता ब्रिगेड ने आपत्ति की और पट्टिका को हटाने की मांग की। उसी को चेतावनी दी गई थी। शिरडी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि भूमाता ब्रिगेड ने ड्रेस कोड बोर्ड को काले लगाए। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन के इस आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने इस पर आपत्ति जाहिर की। पिछले गुरुवार को इस आदेश के विरोध में साईं मंदिर जाते समय तृप्ति देसाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिरडी संस्थान ने ड्रेस कोड के बारे में विवादित जो बोर्ड लगाया था, उसमें उन्होंने सभ्य वेशभूषा में भक्तों ने आना चाहिए, भारतीय वेशभूषा में आना चाहिए, ऐसे लिखा था। और उसकी सख्ती जो है वो भक्तों के ऊपर की जा रही थी। उसे हमने विरोध किया था, क्योंकि भारतीय संविधान ने दिया हुआ व्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार भक्तों से छीना जा रहा है। और साईं बाबा ने दिया हुआ जो श्रद्धा और सबूरी का संदेश है, इसीलिए हमने उनसे बार बार विनती की थी कि आप ये बोर्ड हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने हमने बोर्ड नहीं निकालना चाहिए, इसीलिए उन्होंने वो ऊंचा रख दिया था, लेकिन बोर्ड हटाया नहीं था। और इसीलिए आज भूमाता ब्रिगेड के पदाधिकारी शिरडी में जाकर उन्होंने ये जो विवादित बोर्ड है उसे कालिक लगाया है और उस बोर्ड का निषेध किया है। साई संस्थान की जो दादागिरी चल रही है, फिर ड्रेस कोड का विवादित बोर्ड हो या फिर काकड़ आरती को जो है वो भक्तों से लिए जाने वाले पैसे हो, ये अभी सहन नहीं किए जाएंगे। और भूमाता ब्रिगेड जो है वो एग्रेसिवली अभी साई संस्थान को विरोध करेगी। और साई संस्थान से आज भी फिर से विनती है कि इस ऐसे जितने विवादित बोर्ड ड्रेस कोड के बारे में शिरडी में लगाए हैं वो तुरंत हटाइए, अन्यथा फिर से हमें वहां पे आकर वो बोर्ड सभी हटाने पड़ेंगे। तो वहीं केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र के 30 जिलों और 25 नगर पालिका क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के लिए ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन के बारे में पनवेल के मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉक्टर आनंद गोस्वामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज ब्रिगाडे ने। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार आज पूरे महाराष्ट्र में 30 जिलों में और 25 नगर पालिका में कोरोना टीकाकरण की ड्राई रन जो है आज होने वाली है। हमारे साथ डॉक्टर आनंद जी है, पनवेल में आज ड्राई रन हो रहा है, हम उनसे ही बातचीत करते। सर, क्या बताएंगे आज कैसा ड्राई रन है? नमस्ते। केंद्र शासन ने जो निर्देश दिए थे उस हिसाब से आज पूरे महाराष्ट्र में सब महानगर पालिका क्षेत्रों में और सब जिलों में कोविड रन किया जा रहा है। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र 1, इसमें हमने ड्राई रन किया। इस ड्राई रन में हमने 25 बेनिफिशरीज रजिस्टर किए थे। 25 बेनिफिशरीज हेल्थ केयर वर्कर्स थे और 25 के 25 कोविन ऐप डेवलप की है केंद्र शासन ने। उस केंद्र शासन के ऐप में सबका प्रायर रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको मैसेज गया। मैसेज जाने के बाद वो टाइम पे उन्होंने यहाँ पे आके उनका फ़ोटो आईडी दिखाया। वैक्सीनेशन साइट पे जैसे ड्राई रन में और एक्चुअल साइट पे जैसे होने हैं वैसे वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जहाँ पे फ़ोटो आईडी कंफर्मेशन होता है, बाद में अंदर आने के बाद रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन होगा। वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 में वैक्सीनेटर ऑफिसर है, वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने वैक्सीन दिया जो कि ट्रायल बेसिस पे था। अभी तक हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं, लेकिन हमारा ड्राई रन है ये, तो वैक्सीन दिया गया। बाद में वैक्सीनेटर ऑफिसर 4 और 5 उधर ऑब्जर्वेशन रूम, वहाँ पे उनको कुछ तकलीफ़ हुई है वो उसकी जानकारी, और अगर तकलीफ़ होती है तो उसके बाद कहाँ पे जाना है, उनका संपर्क क्रमांक दिया हुआ है और उनको अगली खुराक कब मिलने वाली है वो बताने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम थी। सर, ये जो ड्राई रन किया हुआ है उसमें कुछ लूप होल आते, इसका कुछ उद्देश्य है क्या? नहीं, इसमें ड्राई रन ये है वो कि प्रैक्टिस बेसिस पे हुआ है और इसमें हमने यही देखना था कि कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे पनवेल क्षेत्र में हमने जो कोविन ऐप इस्तेमाल किया आज,
उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। कोविन ऐप इज़ रनिंग वेरी वेल और हमारा रजिस्ट्रेशन प्रायर ही हुआ था। मैसेजेस हमारे बेनिफिशियरीज को पहले ही दिन गए थे। ये थे डॉक्टर आनंद पनवेल महानगर पालिका के। आज पूरे महाराष्ट्र में ड्राई रन हो रहा है, वैसे ही पनवेल में भी आज ड्राई रन हो चुका है। मनोज बिंगाड़े, न्यूज़ 1 इंडिया, रायगढ़, पनवेल। तो वहीं शेगाव नगर निगम के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि नाली गटर योजना में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय पार्षदों में लापरवाही देखी गई। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि इस योजना का काम 24 महीने में पूरा होना था, जो 20 के बाद भी पूरा नहीं हुआ। में भूमिगत गटार योजना का पानी घरों में वापस आ रहा है, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है और यही कारण है कि कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करनी चाहिए और काम अच्छी तरह से होना चाहिए, यही मैं आह्वान करती हूँ। विकास आराखड़ा अंतर्गत जो सीवर लाइन का काम चल रहा है, उसके काम की क्वालिटी जो है वो बार बार हम अधिकारियों को बताकर, नगर परिषद सीईओ को बताकर, आरोग्य विभाग को बताकर भी उसमें कोई भी उसमें सुधारना हो रही नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा बोलना है आयुक्त साहब को कि इसमें जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई किया जाए और ख्याल दिया जाए। ये जो काम हो गया इसके बाद में फिर से काम दुरुस्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारी ऐसी निवेदन है कि ये काम अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए आयुक्त साहब ने इसमें और कलेक्टर साहब ने ख्याल देना चाहिए। जो अधिकारी और जो है एमजीपी के अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारी है, इनको बार बार हम व्हाट्सअप करवा के, खुलकर फ़ोन करके निवेदन देकर बता रहे हैं, फिर भी ये इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास में भरना और केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी फिर बाद में एमपीसीबी के मार्फत या किसी और एजेंसी के मार्फत जहाँ जहाँ डिफेक्ट उनको दिखते थे वो सब रिपेयर करना। परंतु आज तक चीफ सेक्रेटरी ने वो अमाउंट भरा नहीं है और वो ऑर्डर वैसा का वैसा पेंडिंग है। अगली तारीख उसकी एनजीटी की 22 जनवरी है। शेगाव शहर में भूगटार योजना के काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। वह काम खराब तरीके से किए जा रहे हैं और नगर परिषद इसकी पूरी तकलीफ आम जनता को हो रही है और नगर परिषद और मैं बार बार इस योजना का काम अच्छी तरीके से करने की विनती कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग और विकास आराखड़ा कार्यालय इसे नज़रअंदाज कर। तो वहीं रायगढ़ के नागौर थाने में आश्वासन पूरा नहीं होने के कारण लोगों का 41 दिन से प्रदर्शन जारी है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस के प्रकल्प के लिए स्थानीय लोगों की जमीन ली गई थी। उस समय स्थानीय लोगों को दिया गया आश्वासन आज तक पूरा नहीं हो पाया। इस मौके पर हमारे संवाददाता धम्मशील सावंत ने आंदोलनकारियों से खास बातचीत की। रायगढ़ में रिलायंस नागोथाना कंपनी के खिलाफ यहाँ पे जो स्थानिक भूमिपुत्र है, प्रकल्पग्रस्त है, नलिकाग्रस्त और वारस इन्होंने यहाँ पे आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन का 40 दिन के बाद ये भी आंदोलन अभी तक शुरू है। क्या मांगे हैं इनकी जान लेते हैं। लोक शासन आंदोलन संघर्ष समिति के जो राज्य संगठक है राजेंद्र गायकवाड़ ये हमारे साथ न्यूज़ 1 इंडिया पे जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं और ये आंदोलन कहाँ तक आया है, किस मोड़ पर आया है? सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पी सावंत साहब इनके नेतृत्व में और बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीजी कोलसे पाटिल साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्षता में यहाँ पे जो 36 साल से जो लोग पीड़ित थे उन लोगों को रिलायंस में काम पर लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन लिया नहीं गया। तो फिर इन्होंने इन सब लोग इकट्ठा होकर न्यायमूर्ति साहब के नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन खड़ा किया। 27 नवंबर 2020 से ये आंदोलन चालू हुआ है और लगभग आज 41 दिन हो चुके हैं और इस 41 दिन में इन लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन किया है, ये आंदोलन अभी सफलता की ओर जा रहा है। यहाँ पे 4 मीटिंग हो चुकी है और इस 4 मीटिंग में कंपनी ने 350 लोगों को लेने के लिए तैयार हो चुकी है। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में एक जो प्रकल्पग्रस्त लड़का था उसकी जान गई है, तो भी ये जो आंदोलन करते हैं वो पीछे हटने को राजी नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा जो निर्धार है ये इनका है। इस आंदोलन में और
क्या क्या बातें हो रही है, इस आंदोलन कौन से मोड़ पे है। रायगढ़ तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।